ठीक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐसा है प्यारे बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर रिवीजन किया था पहली क्लास का। उसके बाद हमने विज़न, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा ही लगा कि बॉयज़ ग्रुप में से एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मिशन, विज़न, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हवाले से, तो मैंने वहाँ पर समझाने की कोशिश की थी। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मैं एक बार फिर आज की क्लास में, जैसे हमारा मामूल है कि हर क्लास के स्टार्ट होने के बाद हम पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करके आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से आज भी हम पुरानी चीज़ को पहले रिवाइज़ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज जो है ये हमारी पेन को क्या हो गया भाई, आज हमारी 13 जुलाई है और आज की क्लास का बेटा बातें नहीं है, हमारी आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक तो रिवीजन करनी है, ठीक है, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बात करनी है, और फिर हमारा जो फाइनल एरिया है स्टेक होल्डर, इसके हवाले से हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी क्लास में, अब मैं यहाँ बात स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा आपसे सवाल जवाब की उससे, कि आप में से कौन मुझे बताएगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है। रेज योर हैंड ताकि मैं पिक कर सकूं। कौन बताएगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है, या सब बताना चाहेंगे? चले भाई बताएं, आप बताओ बेटा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है? ठीक है, क्या इन्होंने सही कहा? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का पर्पस क्या होता है? ठीक है, क्या प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ पर्पस प्रॉफिट होता है? अगर एक प्राइवेट सेक्टर में से कोई शख्स चाहे कि वो नॉन प्रॉफिट मकसद से कोई एक्टिविटी करे, उसको क्या कहते हैं? एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं कितने ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनको इसका मतलब पता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका मतलब पता है? जी बेटा, जबरदस्त। ये कुछ और अलग वर्ड नहीं है। V स्टैंड फॉर विजन, M स्टैंड फॉर मिशन, G स्टैंड फॉर गोल्स और O स्टैंड फॉर। अब होता क्या है कि जब मैंने ये वर्ड लिखा तो आपने कहा भाई नई कोई चीज़ पढ़ेंगे, हालांकि नई कोई चीज़ नहीं थी। इसको हम क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं, जो कि एब्रीविएशन वगैरह और जिससे ड्राइव होती है कि नहीं, हम एक कोई वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे कौन एग्जाम्पल के साथ समझाएगा कि विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स को सोचो और मुझे पूरी एग्जाम्पल बताना। सर ये विजन है, ये मिशन है, ये गोल्स है और ये ऑब्जेक्टिव है। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो, ताकि मैं रैंडमली किसी को भी पिक कर सकूं और मैं बात कर सकूं। आप जो है लास्ट, आप जरा बताएं कि कौन सी एग्जाम्पल के थ्रू आप ये बताएंगे, कोई इसके बारे में कोई इसका जवाब है? कौन बताना चाहेगा भाई? विजन, मिशन, आप बताओ मेरे बच्चे। हाँ बिल्कुल दो। इंटरमीडिएट के बाद न्यू डिज़ाइन है,
मिशन हो गया सीए, उसके बाद डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, आपने जब भी स्टार्ट किया ना कि सर मैंने इंटर के बाद सोचा कि मैं क्या करूँ, और फिर आपने डिसाइड किया सीए, तो आपने पहले वर्ड यूज़ किया विजन है ये मेरा। सोचना विजन था, उस सोच में जो सीए ऑप्ट किया वो मिशन है। इतना थिन फर्क है। जो सोचना शुरू किया कि यार मुझे अकाउंटेंसी में अपने आप को किसी मकाम पे देखना है, वो विजन था। उस अकाउंटेंसी के मकाम पे पहुंचने के लिए आपने जो चीज इख्तियार की वो सीए है। वो क्या हो गया? आगे बढ़ो बेटा, आगे बताओ। तो उसके बाद गोल्स सीए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो उसमें ऑब्वियसली जो फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी है पीआरसी है, तो वो मेरा गोल है फॉर 6 मंथ्स। तो उसके बाद सर उसको क्लियर करने के लिए, उस गोल्स को अचीव करने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं अपनी जैसे आज हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है, वैसे आपका डेली का ऑब्जेक्टिव है, और आपके डेली के गोल्स भी होंगे। जरूरी नहीं है कि गोल सिर्फ पीआरसी पास करना हो। गोल तो हो सकता है कि डेली के, कि मैं रात को सोने से पहले सारी ये काम करूंगा। अगर मैं अपने डेली के गोल्स पूरे कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मेरा जो पीआरसी का गोल है वो पूरा होगा। मैंने ग्रुप पे बच्चों को एग्जाम्पल दी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉप क्लास है ना गेमर बन जाए। अब गेमर बनने के लिए उसे गेमिंग फील्ड में कोई मोड ऑफ गेम तलाश करना पड़ेगा। क्या उसे फिजिकल गेम चाहिए या फिर उसे ऑनलाइन गेम वगैरह? अब ऑनलाइन गेम्स में भी आपके पास बहुत से जॉनर्स हैं। कोई टेकन के अंदर है, कोई काउंटर स्ट्राइक के अंदर है। अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है तो कभी गेमिंग खेली है आपने, CS वगैरह? तो आपको पता होगा डोटा एक गेम आती है, और इस तरह की एक बहुत सी गेम्स हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो वो जो आपने पाथ इख्तियार किया है वो क्या है? गेमिंग में लेट सपोज मैं टेकन, अब वो टेकन क्या है? आपका मिशन है। गेमर बनना आपका विजन था। ऑप्टिंग द टेकन गेम एज द पॉइंट टू सक्सीड, वो आपका मिशन है। अब उसके लिए आपने कहा कि पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरा पहला टारगेट है अपनी स्कूल में बेस्ट प्लेयर बनना, ताकि मुझे उससे रिकग्निशन मिले। फिर कॉलेज से देखो, जब आपने कभी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया हो तो आप अपने पुराने रिजल्ट्स को लेके आते हो। देखो मैं स्कूल में भी अच्छे ग्रेड पे था, फिर इसी अच्छे ग्रेड की बेसिस पे मुझे कॉलेज में भी अच्छे स्कॉलरशिप मिली। तो इसी तरीके से आपको अपनी रिकग्निशन बनानी होती है, और रिकग्निशन बनती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अचीवमेंट गोल्स। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई इदारा बन ही नहीं सकता। यानी जब इदारा बनने के लिए बैठता है, हमें पूछा जाता है आपकी नीश कहते हैं, आप किसके लिए आए हो? मैं पढ़ाने के लिए आया हूं। भाई आप किस बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो? आप क्या किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने आए हो, या आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने आए हो, या आप सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो, या आप कॉलेज के बच्चों को? ये अब आप अपनी नीश, जिसे हम कहते हैं ऑडियंस, यानी आप पढ़ाने तो आए हो, आपने टीचिंग को अपना मिशन बनाया है, लेकिन आप किस तरह के ऑब्जेक्टिव? भाई पहले मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं इस क्लास की मैथ्स को अच्छा पढ़ा लूँगा, फिर 9th क्लास की मैथ्स को अच्छा पढ़ाऊँगा। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि भाई मैथ्स का टॉप का टीचर बनना। तो भाई ये मेरी अचीवमेंट होगी, तभी तो मुझे रिकग्निशन मिलेगी ना। अब बताओ बेटा, आपका स्टिल कोई सवाल है तो पूछो। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल यार। मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए आता हूँ। मुझे ये आए बाएं शाही नहीं पसंद है। और मेहरबानी करके कोई ये ना समझे कि भाई क्लास में ना आज पहली दफ़ा तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही होगी। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे क्लासेस होंगी जिसमें टीचर ने डांटा होगा। तो यहाँ सीए में भी वही माहौल है। तो बेटा पढ़ाने में जब कोई बंदा पढ़ाएगा और सामने स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, तो वो सुम्मुन बुकमुन उम्यून को नहीं पढ़ा रहा, वो जानदार लोगों को पढ़ा रहा है। तो वो डांटेगा भी कि भाई तुम यहाँ पर जिस मकसद के लिए घर से निकले हो उसको तो, अब या तो मैं आपको इग्नोर कर दूँ, ठीक है पढ़ता है पढ़ो, नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ो, वो वाला एटीट्यूड अगर चाहिए तो बिस्मिल्लाह। हाँ, अगर आपको एक फ़िक्रमंद एटीट्यूड चाहिए, यार उस्ताद हमारी फ़िक्र करे, हमसे पूछ ले, तो उसके लिए आपको भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। हर स्टूडेंट को यार सर बता दें,
मुझे बताएं, उस दिन आपने पूछा क्या मैंने किसी को मना किया था ग्रुप पर? एक बच्चे का सवाल है भाई, बताना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप इनिशिएट करोगे ना, फिर आपको 2 की 4, 4 की 6 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप पूछोगे नहीं तो मुझे क्या वही आने वाली है कि भाई क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। बहरहाल अब मुझे कोई बता दे विथ एग्जाम्पल। हाँ भाई, आप बताओगे? क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद हाशिम। बताओ मोहम्मद हाशिम। नहीं नहीं, यहीं पे बताओ भाई, बोर्ड पे क्यों आओगे? क्या होंगी? हाँ ठीक है। क्या ये भाई सही कह रहे हैं? क्या ये भाई सही कह रहे हैं? आप बताओ। ग्रीन टी शर्ट, क्लास में हो या किसी और के ख्यालों में हो? चलो आप बता दो, स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशन क्या होता है? आपका कोई विजन को पूरा करने के लिए जो आप कुछ स्टेप्स बनाएंगे, कुछ स्टेप्स सोचेंगे, वो स्ट्रेटेजी होंगे, वो स्ट्रेटेजी आपके स्टेप्स होंगे, वो केस स्ट्रेटेजी चलाएंगे। उसके अंदर वो बड़े बड़े स्टेप्स। रीडिंग की थी? रीजन दे दो, क्या रीजन है? वजह? ये लॉजिक तुम्हें एक्सक्यूज लगती है वैलिड? किस किस ने बुक रीडिंग नहीं की? किस किस ने की है? तुम क्या हाँ में भी नहीं हो ना में भी नहीं हो? की है? आप बता सकते हो स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल। आप टोपी। हाँ क्यों? बुक इशू है तो मैंने पीडीएफ भेजी क्यों थी? तो अगर मैं आपको कोई चीज़ अभी पूछूं तो क्या मुझे ये सुनने को मिलेगा कि मुझे उससे पढ़ा नहीं जाता? हाँ बेटा आप बता दो। आसान कर दूं? हमारे पास ये कहलाते, ये 3 एरिया कहलाते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक में हमारे पास आता है सीईओ, सीओओ, सीएफओ, यानी कि इदारे के वो बड़े लोग होते हैं जिनका काम होता है, ये समझो कि ये शिप में वो कैप्टन का काम करते हैं जो सबको एक सोच देते हैं कि भाई हमें अपने इस इदारे को, इस बिजनेस को किस मकाम तक लेके जाना है, कहाँ हम अपने आप को देख रहे हैं, कहाँ हम अपने एम्प्लॉयज़ की तरक्की को देख रहे हैं, कहाँ हम प्रोडक्ट की तरक्की को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचना ये सोच कौन रखता है? ये रखते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल वाले। इसमें ओनर्स भी शामिल हैं, इसमें हर कोई शामिल। यानी एक छोटा सा फ्राइज का ठेला लगाने वाला जो ओनर है, वो अगर ये कहता है कि यार मुझे आने वाले 5 साल के अंदर अपनी 4 ब्रांचेस खोलनी है, तो ये सोच कौन रखेगा? ये स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला ही बंदा रखेगा। ये काम करने वाला जो छोटू है उसके जहन में ये बात नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है? एक्टिविटीज़ करना। अगर वो अपनी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है
तो जो उस मालिक ने सोचा हुआ है कि इतनी ब्रांचेस 5 साल में होनी चाहिए, वो अचीव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब वो जो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसने ये सोचा है, उसने आने वाले 5 साल में अपने आप को इस मकाम के लिए सोचा है, तो वो क्या है? विजन। ठीक है, उस विजन के बाद, उस विजन को सोचने के बाद किस तरह से उस विजन को स्टार्ट करें, उसकी शुरुआत कहां से होगी, मैं आज कौन सा पहला कदम रखूं, जिससे वो मिशन है। अब मिशन एक छोटे से कारोबार के अंदर, अगर एक फ्राइज वाले की एग्जांपल लूं, तो वही बंदा टेक्टिकल में भी आएगा, क्योंकि टेक्टिकल वाले की जिम्मेदारी क्या होती है? मिशन। अच्छा, टेक्टिकल वाला अकेले मिशन सोचता है? नहीं, स्ट्रेटेजिक वाले भी साथ होता है और टेक्टिकल वाला भी साथ होता है, और दोनों मिल के सोचते हैं कि भाई, अब मिसाल के तौर पे कोई बच्चा मेरे पास आके बोलता है, सर मैंने सोचा है कि मैं सितंबर में पेपर दे दूँ। ठीक है, आपने सोचा है, क्या आपने जब मेरे पास आओ, जैसे मेरे पास बच्चे आते, सर सितंबर में पेपर देना है, मैं क्या करूं? तो मैं बोलता हूं, यार आप मुझे बताओ कि आप इतने आवर्स स्टडीज के दे रहे हो, अपने सब्जेक्ट्स को इतने आवर्स स्टडीज के दे रहे हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक वाला काम तो उसने खुद कर लिया ना। अब वो मेरे पास टेक्टिकल काम कैसे होगा उसके लिए आया है, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ कि मैं सितंबर में पेपर दे सकूं, तो मेरे पास आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको पूछ के बता रहा हूं कि देखो यार, आपकी रूटीन आप बताओगे, उस हिसाब से मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं। वो कहते हैं, सर मैंने तो अभी तक किताब खोल के भी नहीं देखी है, या मैंने आपका एक लेक्चर भी नहीं देखा, या मैंने 3 से 4 लेक्चर देख लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा एक बच्चे से होता है कि यार तुम्हारा सितंबर में देने का ऑब्जेक्टिव है, मतलब तुम क्यों देना चाहते हो? क्या तुम्हारे दिसंबर की अटेम्प्ट खुल रही है? एक बच्चा होता है ना, मैं जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। कहता है नहीं। तो मैं कहा भाई किस बात की जल्दी है? कोई वैलिड जल्दी हो तो बात समझ आती है कि भाई दिसंबर में हमें कैफ की अटेम्प्ट देनी है, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है आपका। तो आप अगर 1 महीना लगा लो और चीज़ों को फ्लो, तो उससे क्या होगा? देखो ना, एक बच्चा, अगर मैं 5 सब्जेक्ट का प्रेशर देख रहा हूँ, तो किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइजेशन आएगी। हो सकता है कि उसे ये सब्जेक्ट आसान लग रहा है इसलिए वो जल्दी देना चाह रहा है, तो वो उस जल्दी देने के चक्कर में बाकी मुश्किल सब्जेक्ट को उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा। जब वो आसान से फारिग हो जाएगा तो वो आखिर में किससे आके फंसेगा? अब उसके लिए तो टाइम कम होगा। ये बच्चा नहीं समझ रहा। जब मुश्किल से शुरू करेंगे तो और मुश्किल चीज़ को अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आसान चीज़ तो हमारे फिर पीनट्स हो जाएगा। तो चीज़ों को बड़ा स्ट्रैटेजिकली, तो हम टेक्टिकल भी हैं कि भाई पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है, स्ट्रैटेजिक चैप्टर में पहली बात कौन सी करनी है, टेक्टिकल, और ऑपरेशनल भी हम ही हैं, यानी सारी चीज़ें अब हम हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन होता तो हमें हर चीज़ पे लेयर लगाना पड़ता। ये कहते हैं लेयरिंग, कहते हैं इसको। ठीक है जी। अब किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल, देखो सवाल पूछने से कभी मत कतराना, क्योंकि जितने आपके सवाल होंगे उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिलेगा। सवाल 2 तरह से आते हैं, एक बच्चे ने पढ़ा और समझ नहीं आया, एक बच्चे ने पढ़ने का सोचा ही नहीं तो फिर कैसे समझ आएगा। चलो मैं दोनों एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं भी पढ़ा तो भी सवाल कर सकते हो, लेकिन यार पूछने में कभी शर्माना नहीं। मैंने इस बात पे नहीं डांटा कि तुम पूछ क्यों रहे हो, मैंने इस बात पे डांटा कि तुम लोगों ने ये पूछने की जहमत तक पहुँचते ही नहीं। अगर खुद पढ़ते, तुम्हारे सवाल के अंदर एक अजीब सा इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू दिखता जो तुम बात कर रहे हो। तो अगर किसी का अभी भी कोई सवाल है, मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वो प्लीज़ पूछ ले। जी मेरा बेटा पूछो। जी बेटा, जी 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 जी। टेक्टिकल एक मिड की लेयर है, आसान करने के लिए कि मैं कंपनी का CEO या CFO या जो भी हूँ, मैं डायरेक्ट लेबर से बात करूँगा, तो क्या ये मुनासिब है? मुझे एक लेयर देनी पड़ेगी कि मेरी बातों को, क्योंकि देखो मैं उनकी नेचर को नहीं जानता। एक बात है, स्कूल में प्रिंसिपल अलग और हेडमिस्टर अलग होते थे, हेडमास्टर अलग होते थे। हेडमास्टर की लेयर क्यों रखी जाती थी?
हर बात अगर आके प्रिंसिपल कहना शुरू करेगा ना तो उसकी बात की, तो बीच में एक लेयर होती थी जो काम करवाती थी। वो लेयर क्यों होती थी, उसकी वजह सुनना। प्रिंसिपल बहुत सी ऐसी चीजें देखता है जो ऑपरेशनल लेवल की नहीं होती, कि टीचर क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, टीचर ने क्लास में कॉपी चेक की कि नहीं की, टीचर ने पेपर टाइम पे बना के दिया कि नहीं दिया, टेस्ट क्या वो वीकली कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चैप्टर को उसने इतने दिन में खत्म कराया, क्या बच्चों को पास पेपर सॉल्व करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। मल्टीपल चीजें वो प्रिंसिपल को नहीं पता होती। प्रिंसिपल इस बात का कायल है कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, ओके है, पेरेंट्स आके कंप्लेन कर रहे हैं, आगे जो मैनेजमेंट है जिसने मुझे रखा है वो क्या उसको सही चीजें जा रही हैं, जो उन्होंने टारगेट सेट किया था वो टारगेट के अकॉर्डिंग चीज जा रही है, हाँ जा रही है। उसका काम ये है डिसिप्लिनरी कायम कर ले, कोई बदतमीजी ना हो। एचएम क्या होता है, वो ऐसी लेयर होती है जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो देखता है कि यार इस बंदे में ये फला चीज की खूबी है, इसे यहाँ यूटिलाइज करो। यानी वो अपने उन ऑपरेशनल लोगों के साथ बहुत ही अटैच होता है, क्लोजली मॉनिटर करता है। अब कुछ बातें प्रिंसिपल की अप्रूवल की होती है तो मैनेजमेंट की जो एचएम है उसके लेयर से होके जाता है। मैं आपको स्कूल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कॉर्पोरेट की एग्जांपल आपको अभी पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि स्कूल की आपने देखी है। स्कूल आप देखते, स्कूल तो देखा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना स्कूल भी नहीं देखा, स्कूल तो देखा है ना। तो स्कूल में एक लेयर है। अच्छा, आपने कभी सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर का नाम सुना है? सुना है? क्लास टीचर का नाम सुना है? सब्जेक्ट टीचर का नाम सुना है? अच्छा, कभी आपकी स्कूल में ऐसा हुआ है कि मैथ्स के बहुत से टीचर हो तो एक मैथ्स का सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर होगा? अब वो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या है, वो भी एक टेक्निकल की लेयर है। देखो एचएम को नहीं पता मैथ्स में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने एक और टेक्निकल लेयर रख दी। वो टेक्निकल लेयर क्या है, वो ऑपरेशनल का एडवांस और टेक्निकल का लोअर वर्जन है। अब वो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर से कोई झूठ नहीं बोल सकता कि बच्चों को कैसे पढ़ाते। वो भाई सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है, उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल मैथ्स के सब्जेक्ट को दिए हैं, उसे पता है बच्चे को कौन सी बात समझानी है, किस तरह समझानी है, कितनी एग्जाम्पल के साथ समझानी है, ये टॉपिक पे कितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन करानी है, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को पता है। तो अब वो क्या करते हैं कि प्रिंसिपल कहता है भाई मुझे तो रिजल्ट चाहिए। वो किसको हुक्म देगा, वो एचएम को हुक्म देगा। एचएम क्या करेगा, वो अपने सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स को कह देगा, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स को कह देगा। अब सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, वो हो सकता है वो खुद भी इन्वॉल्व ऐसे ना हो, वो क्लास टीचर को कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई अनाउंसमेंट करनी है तो एचएम हर क्लास में खुद थोड़ी आएगा, वो क्या करेगा, क्लास टीचर को। अब देखो ना, कोई बात सब्जेक्ट टीचर कह रहा है, कोई बात क्लास टीचर जो स्पेशली आके कह रहा है, दोनों की बात पे फर्क लग जाता है। हाँ यार ये इंपॉर्टेंट बात होने वाली है ये थोड़ा सा, और कोई बात प्रिंसिपल आगे कहे फिर तो बहुत ही मसला है। तो आपने ये चीजें देखी हैं तो आपको लेयर्स का अंदाजा होगा। तो टेक्निकल क्या है, वो क्या करता है, वो समझ लो कि एक हेल्पिंग हैंड है। जैसे समझ लो कि वो कम्युनिकेशन के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं रिसीविंग एंड पे जो है ऑपरेशनल वाला, उसको कैसे कहना है, उसको वो बात कैसे समझानी है, किस तरह से उससे काम करवाना है, वो ये मिडिल पर्सन जानता है जो कि टेक्निकल है। और वो बताएगा कि यार इस बंदे, अब देखो प्रिंसिपल को या सीईओ को तो नहीं पता ना यार इसको डिजाइनिंग का काम बड़ा अच्छा आता है, इसको भाई अकाउंटिंग का काम बड़ा अच्छा आता है। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ पता होगा अकाउंटिंग में कौन सा एरिया उसका एक्सपर्ट है, ये सिर्फ किसको पता होगा, मैनेजर्स को। अब मैनेजर्स क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा, वो काम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जितने भी टीम मेंबर है वो मोटिवेटेड होकर काम करें। अगर मैं आके काम लगा दूंगा, भाई ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है, तो हो सकता है आप बोले यार मैं लिहाज पे तो कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन मैनेजर जानता होगा कि यार इस बंदे को इस तरीके से काम करवाऊंगा ना तो ये ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेगा और मेरा रिजल्ट भी ज़्यादा ला के मुझे देगा। क्या आप मेरे बच्चे बात समझ आई आपको? और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लो ऑनलाइन। एक मिनट ज़रा मैं ऑनलाइन, सॉरी यार, चले मोहद्दिस साहब आपने सही कह दिया।
सही है, आपकी एग्जाम्पल्स आपने दी वो सही है। आलियान बिल्कुल सही बेटा। यार एक्सट्रीमली सॉरी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए ऑनलाइन वाले बच्चों ने, लेकिन क्योंकि मेरे सामने मैं यहाँ पर इसको भी अभी देखा, तो आई रियली अप्रिशिएट ये जितने भी बच्चे हमारे हैं, अयान है, जैनब है, मुहद्दिसा हैं, किंजा है, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए और अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जवाब दिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे मेरे, क्या नाम है मेरे बच्चे का? आपने मैसेज भी किया था, आपको आपके मैसेज का जवाब मिल गया था? हाँ बेटा, आपने सवाल ये भेजा था ना, वो लिस्ट भेजी थी कोई जिसमें फ्रेमवर्क और रोड मैप। रोड मैप क्या है याद होगा सर, एल्विन ने ओरिएंटेशन में आपको बताया था, पहले पीआरसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पूरा नहीं, एक पूरा बताया था, ये पूरा एक चार्ट है। फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये इसमें ये काम होगा, रोड मैप होता है ऐसे जाएंगे। जैसे हमने कहा कि आईटीबी का रोड मैप क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, पहले चैप्टर्स कवर करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरे सवालात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारा रोड मैप है टू पास अ फ्रेमवर्क। इस चैप्टर के अंदर कितनी बातें हैं, इस चैप्टर में कितनी बातें कवर करनी है। अब ये चैप्टर में बोलता भाई गूगल से पढ़ लो, तो कोई बच्चा कुछ पढ़ता, कोई बच्चा कुछ पढ़ता। हमें बिल्कुल क्या करना है, एक डोमेन के अंदर रहना है। बुक क्यों बनाई जाती है? फ्रेमवर्क, इसी दायरे में आपको चीजें पूछी जाएंगी। जी पूछो, कोई सवाल है? वो फ्रेमवर्क कहलाता है। कभी आपने वो देखा इमरजेंसी एग्जिट का वो कोई नक्शा बनाया होता है, वो एक तरह का रोड मैप तो होता है कि फला चीज़ कहाँ है, फला चीज़ कहाँ है, फला चीज़ कहाँ है। तो रोड मैप का मतलब क्या होता है कि आप कैसे लेयर बाय लेयर अपने चीज़ों को अचीव करोगे और किस तरह से आप चलोगे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। और कोई बच्चा मेरे बात, कोई ऐसी बात पूछनी हो तो बताएं, आगे बढ़ सकते हैं भाई। भाई रियली अप्रिशिएट। देखो यार सिंपल सी बात है, अच्छा लगता है। देखो पूछने से एटलीस्ट ये होता है कि आप इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हो। और आई होप, और दिस इज़ द फाइनल रिक्वेस्ट to all the student, be very loyal to your studies here, be very loyal। आपका जो जिसके लिए आप यहाँ आए हो, आप हमारे लिए नहीं पढ़ो, आप अपने लिए पढ़ो। you invested the amount, you are investing your time, तो प्लीज़ इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाओ। और इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कॉमर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत है। अक्ल सलीम अगर किसी इंसान के पास है तो वो अपने किसी, अब आप कहीं भी जगह खाना खाने जाते हैं आप वसूल करेंगे, तो वसूल यहाँ करने का मतलब ये है कि आपका वसूल करना मीन्स आपका सब्जेक्ट में पास होना उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको पास होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा डामाडोल हो गए, इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपनी एफर्ट्स को वसूल नहीं कर रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक फाइनल। एक बार किसी का कोई सवाल, आगे बढ़ जाएं। चले जी, अब हमारे पास बेटा एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई बच्चा अगर यहाँ पर, अच्छा एक बात अपने जहन से निकाल देना कि कोई बच्चा अगर ये कह रहा है मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ जिसकी वजह से मुझे मसला हो रहा है, तो माजरत के साथ वो ये सोच ख़त्म कर दे, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी बात को इतना नहीं समझाया कि सिर्फ कॉमर्स को समझ आए, साइंस को समझ ही ना आए। मैंने तो पूछा भी नहीं आपकी पहली क्लास में कि साइंस का कौन है और कॉमर्स का कौन है। मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं दोनों के लिए सेम ही लेवल ऑफ इनपुट रखा हुआ। तो ये मत सोचना कि मैं साइंस का हूँ तो मेरी ट्यूबलाइट है ज़्यादा टाइम के बाद जलेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस के बच्चे अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा जल्दी पिकअप करने वाले होते हैं, क्योंकि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स नानी माँ घर नहीं पढ़ना, वो अपने आप के अंदर एक हुनर है। केमिस्ट्री में H2O पता नहीं क्या क्या नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, वो सब पढ़ना वो आसान नहीं है। कॉमर्स के बच्चे इसलिए अगर कि उनको जल्दी समझ आ रहा है
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भी ये तमाम बातें नहीं लिखी हुई जिस तरह से अब यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो चीज़ें जिसके थ्रू, मतलब वो टूल्स जिसके थ्रू आप कोई भी कारोबार, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हो। देखो कोई भी कारोबार अगर, अच्छा मैं आपको सबसे पहले लिख के दिखा देता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास पहले थे 4, कौन कौन से? लैंड, जबरदस्त, लेबर, एंटरप्राइज कह सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं बहुत से। और एक और ऐड हुआ है बेटा, नेचुरल रिसोर्स में लैंड आ गया ना। लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्स। आप इको के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड की जगह नेचुरल रिसोर्सेज देखोगे आप, ठीक है मेरे बच्चे। 5वीं चीज जो आपके पास आई है वो आई है नॉलेज। अब एक एक करके समझते हैं। देखो बेटा, आप कोई भी कारोबार शुरू करो, कारोबार के लिए आपको कोई फिजिकल लोकेशन चाहिए ना। लेकिन अब के दौर में लोग कहते हैं कि सर अब तो ऑनलाइन बिजनेस आ चुका है, तो ऑनलाइन बिजनेस को तो कोई फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस को जो संभालते हैं उनको तो फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत है ना। आपने दराज देखा है, आपने बहुत से ऐसे इदारों का नाम सुना होगा जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लेकिन उसको संभालने वाली टीम कहीं किसी ऑफिस में तो बैठती है। तो विदाउट इग्नोरिंग लैंड वी कैन, देखो अगर मेरा काम आईटी बेस है तो मेरा बाकी नेचुरल रिसोर्सेज से कोई काम होगा? मेरा सिर्फ किससे काम? जी कुछ पूछना है मेरे बच्चे को? मेरा बाकी किसी रिसोर्सेज से काम होगा? हाँ, अगर मेरा एग्रीकल्चर का काम है तो अब मेरा बहुत सी रिसोर्सेज से रिलेट, मुझे अब ज़मीन भी देखनी पड़ेगी, जरखेज़ है कि नहीं है, बारिश भी, बहुत सी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा काम अगर कोई दुकान है या कोई ग्रोसरी शॉप है या कोई आईटी बिजनेस है, उसके लिए अब मुझे सिर्फ एक ही नेचुरल रिसोर्स चाहिए, वो क्या है? लैंड। स्पेसिफिकली बता दिया। अब बिजनेस भी लैंड पे चल रहा है या बिजनेस संभालने वाले लैंड पे? जैसे मिसाल के तौर पे चेजब। अब चेजब कहाँ है? आपके सामने, आपको लोकेलिटी पता है, कोई कहता है गुलशन में, कोई फला, लोकेशंस है ना, लैंड पे है ना कहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ दराज, तो दराज किसी लैंड पे नजर आता है आपको कि भाई दराज का ही आउटलेट है, लेकिन दराज को संभालने वाली जो टीम है वो किसी ना किसी ऑफिस में तो बैठी है ना, तो वो जगह तो ज़रूरी है ना उसके लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि विदाउट इग्नोरिंग द लैंड वी कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग? क्या ये बोलना गलत तो नहीं होगा? देखो आज हमारे पास भी ये ऑनलाइन एजुकेशन है, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन तो है। या तो मैं एक क्लास घर से ले रहा होता, ये क्लास मैंने इदारे पे आके ली, तो आप भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करोगे ना ये ऑनलाइन क्लास लेने की। हाँ, इसका डेटा आपके सर्वर्स पे जा रहा है, कहीं और जा रहा है, वो एक अलग बहस है, लेकिन रिसीविंग एंड के लिए तो लैंड ज़रूरी है। लेबर, विदाउट लेबर कोई काम हो सकता है भाई? अब लेबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मजदूर तबका ही हो। देखो लेबर इट्स अ जेनेरिक टर्म। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैनेजर भी लेबर है, और एक चाय बनाने वाला भी लेबर है, एक गेट खोलने वाला भी लेबर है, और एक सीएफओ भी लेबर है। बस लेबर की जो डेजिग्नेशन है वो उसको अलग करती है। उस डेजिग्नेशन के पीछे का जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफिकेशन है, जो हार्डवर्क है, जो कंसिस्टेंसी है, जो यूनिकनेस है, वो आपको वहाँ पहुँचाती है। तो क्या विदाउट लेबर, जैसे आजकल हमारे पास आ गया कि हर चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेट। जैसे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर एआई के आने के बाद क्या अकाउंटेंट की जॉब्स रहेंगी? एक सवाल, आप क्या कहते हैं दोस्त? तो फिर क्यों कर रहा है भाई? जब कह रहा है कि नहीं रहेंगी तो फिर क्या क्यों आया है? तो हम यहाँ क्यों हैं फिर? आप, मेरा सवाल है कि भाई अकाउंटेंट की जॉब नहीं रहेगी तो हम यहाँ क्यों हैं? एआई किसी की जॉब खाने आया है?
एआई डिस्टिंग्विश करने के लिए आया है उन लोगों को जो अपने आप को अपडेट करना जानते हैं और जो अपने आप को अपडेट करना नहीं जानते। जूम के आने से टीचर्स गए ना। जूम के आने से वो टीचर अब फील्ड में नहीं रहे जो अपने आप को जूम पे नहीं चेंज कर सके, ऑनलाइन पे नहीं शिफ्ट कर सके। पहले टीचर के अंदर ऑनलाइन पढ़ाने की कैपेबिलिटी एक एडिशनल फीचर माना जाता था। अब ऑनलाइन पढ़ाना टीचर के अंदर एडिशनल स्किल नहीं माना जाता, मैंडेटरी स्किल माना जाता। तो क्या मैं ये कहूँगा कि जूम के आने से टीचर बेरोजगार हुए? नहीं, जूम के आने से टीचर के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है टू टीच। आज से पहले क्या खान अकेडमी का नाम नहीं सुना था किसी ने? क्या यूट्यूब पे लोग नहीं पढ़ते थे? क्या ऑनलाइन एजुकेशन के कोविड से पहले नहीं चल रही थी? चल रही थी, हमें बाद में पता चला। हमें जब चीज़ें लेट पता चलती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अरे तो एआई आपके उस देखो, एआई किसी अकाउंटेंट की जॉब नहीं, किसी ऐसे अकाउंटेंट की जॉब खाने के लिए आया है जो अपने आप को वक्त के साथ बदल नहीं रहा। वक्त के साथ बदलने का मतलब यह है कि मुझे अब एक चीज़ आई है, अब आने वाले वक्त में उस चीज़ की डिमांड है, और अगर मैंने वो चीज़ नहीं सीखी तो मैं क्या रेलेवेंट रहूँगा? नहीं रहूँगा। तो मुझे रेलेवेंट, देखो एआई आया है रेलेवेंट और इररेलेवेंट के अंदर फ़र्क को देखने के लिए। अगर एक बंदा अपने आप को हर एरिया के लिए रेलेवेंट बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? अपने आप को अपडेट करेगा। देखो जॉनसन्स बेबी, आपने साबुन सुना होगा, शैम्पू सुना होगा, वो रेलेवेंट किस ऑडियंस के लिए? बच्चों के लिए। उसने अपनी ऑडियंस बना ली कि भाई मेरे लिए ये रेलेवेंट है, मुझे और किसी नीश में, मुझे बड़ों में नहीं आना। तो वो आपने देखा होगा कि बच्चों के वो सोप आते हैं, जो शैम्पूज आते हैं, वो बच्चों की एक एज के बाद आना बंद हो जाते हैं। अब सेरेलैक है, वो बच्चों की एक एज के बाद आना घर में बंद हो जाता है, क्योंकि वो रेलेवेंसी नहीं रहती ना उसकी। लेकिन दूध, दही, अंडे की रेलेवेंसी हर दफ़ा रहती है। तो रेलेवेंसी की वजह से मैं ये कहूँ कि भाई रेलेवेंसी का मतलब ये है कि आप एआई की मदद से, आज एआई के बाद लोग कहते हैं चैट जीपीटी ने कॉपी राइटर्स की जो जॉब है उसको ख़त्म कर दिया है। भाई कॉपी राइटर्स की जॉब और बढ़ गई है फॉर दोज हु एग्जैक्टली नो हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी। अब जंग इस बात की नहीं है कि किसको एआई ये काम आता है, किसको एआई की मदद से अच्छा काम करने आता है कि नहीं आता। हमने असल में लेंस पहना हुआ है, बहुत अजीब सा लेंस। जब चेंज करेंगे ना, अब जैसे ऑडिटर है वो जजमेंट बेस काम करता है, राइट और रॉन्ग की बेस पे काम नहीं करता, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे। वो एक जजमेंट है उसका, उस जजमेंट में नंबर्स भी शामिल है, एक्सपीरियंस भी शामिल है, बहुत सी चीजें। वो कभी भी एआई नहीं कर सकता। हाँ, एआई टूल उस जजमेंट के प्रोसेस को जल्दी करने में काम कर सकता है। थिंक लाइक दिस मेरे बच्चों, थिंक लाइक दिस, चेंज योर लेंस। आप मुझे बोलो, अब पहले पेरेंट्स के पास होते थे वो कीपैड वाले मोबाइल, अब पेरेंट्स के पास भी वो वाले मोबाइल आ गए। क्यों? क्योंकि अब वो मोबाइल भी आना बंद हो गए, और वो अगर मोबाइल आते तो पेरेंट्स भी बोलते अब क्या इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ तो मिले, न्यूज़ व्यूज़ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। अब वो रेलेवेंट हो गए, चेंज हो गए। अब जो पेरेंट्स चेंज नहीं हो पा रहे मोबाइल पे भी, तो उनके पास व्हाट्सएप की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के पास रेलेवेंसी कम हो गई ना, अब उनको नंबर पे ही कॉल करना पड़ता है। वो अब व्हाट्सएप मैसेज नहीं रिसीव कर सकते, वो इमेजेस रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो रेलेवेंसी वाली चीज़ नहीं है। तो बी रेलेवेंट इन एवरी जॉनर, एवरी एरिया, अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर्स। सही है मेरे बच्चे? अच्छा, फिर हमारे पास यहां पर आता है कैपिटल। विदाउट कैपिटल कैन वी स्टार्ट एनी बिजनेस? या तो वो मेरा जाती कैपिटल होगा, या वो कैपिटल मैंने किसी से बोरो किया हुआ होगा, या वो कैपिटल किसी इन्वेस्टर्स का होगा। मुझे किसी ना किसी
आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? क्वेश्चन पूछना है? हमारी क्लास में भी कितना टाइम है? आधा घंटा है ना? हम अपने जितने भी क्वेश्चन है आखिर के 10 मिनट के लिए टाइम रखें। ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं नहीं चाह रहा कि किसी को भी किसी के सवाल को छोड़ के जाऊंगा, तो हम आखिरी का 10 मिनट रखेंगे आपके सवाल के लिए, ठीक है मेरे बच्चों? जो भी ऑनलाइन के बच्चों के सवाल है वो 10 मिनट के बाद पूछ लेना। अच्छा, हम कह रहे थे कि विदाउट कैपिटल कैन वी स्टार्ट एनी बिजनेस? नो। अच्छा, एंटरप्राइज, जिसको अभी मेरे बच्चों ने बोला एंटरप्रेन्योरशिप, जरा कोई मुझे बताए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब और ये समझाए जरा मुझे। जी मेरा बेटा बताओ, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। उमर बेटा, आप बताएं क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? हाँ, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बच्चे की ग्रेड ले रहा हूँ ना कि इसका ग्रेड कैसा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और कोई मेरा बच्चा बताना चाहेगा? आइडियाज देना क्या एंटरप्रेन्योरशिप है? बताओ भाई। हाँ हाँ, आप ही। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या, वो तो समझाओ। ओन करना बिजनेस, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज थ्रू विच यू कैन अर्न और ऑपरेट योर बिजनेस। ऐसा ही है एंटरप्रेन्योरशिप। एबिलिटी है ना एक इंसान की, जैसे इस बच्चे ने बोला कि रिस्क में कितना ले। मेरे अंदर अगर टीचिंग की एबिलिटी नहीं होगी तो कैन आई बी अ गुड टीचर? नो, आई कैन नॉट बी अ गुड टीचर। इफ अ पर्सन डोंट नो हाउ टू कुक, तो कैन ही बी और शी बी अ बेस्ट शेफ? नो। तो हमारे अंदर एबिलिटी, कारोबार चलाने की जो एबिलिटी है वो कुछ इंसानों में बाय बर्थ होती है और कुछ इंसान उसे सीखता है। अब सीखने के लिए वो कोई ना कोई प्राइस पे करता है, या तो वो एजुकेशनल प्राइस पे करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई आईटी का कारोबार खोलना चाहता है, तो आईटी का कारोबार दो तरह का होता है, एक हार्डवेयर बेस्ड और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड में क्या है, जो आपने टेक्नोसिटी और यहाँ वहाँ पर जो दुकानें देख रहे हो, वो दुकानों पे आपने देखा होगा कि भाई अगर मैं बैठ भी जाऊँ तो महीने के बाद पता चल जाएगा एसडीडी कितनी कौन सी हार्ड डिस्क होती है, रैम कौन सी, DDR4 की कौन सी आती है, प्रोसेसर को, मतलब मुझे ये आहिस्ते आहिस्ते आना शुरू होगा। उसके लिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई वेबसाइट बनाने का काम या सॉफ्टवेयर बनाने का काम, अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनी है उसके ओनर को भी सॉफ्टवेयर बनाना आना ज़रूरी है? नहीं। उसके अंदर ये काबिलियत होना ज़रूरी है कि वो सॉफ्टवेयर बनाने वालों से किस तरह से काम निकलवाता है। यानी कहने का मकसद है वो कितनी जल्दी बातों को समझता है ताकि वो हर बंदे से बेहतर काम निकलवा सके। एक रियल एस्टेट वाला बंदा है, वो आज ही बिजनेस में आया है। वो कहता है कि अब मैं कहाँ ढूंढूं, कौन सी प्रॉपर्टी कितने दामों की मिल रही है। उसने ऐड लगाया कि भाई मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो सारे रियल एस्टेट ने उसको फ़ोन कर दिया, बोला सर हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। वो सबको बुला के वो समझने लगा, अच्छा ये प्रॉपर्टी। उसकी आधी एजुकेशन कैसे हो गई उसकी? अब ये जो ट्रिक है, ये जो माइंड है, ये आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे रहा, ये आपको आपके अंदर की एक, वो क्या कहते हैं उसको, जो स्किल होती है, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं हम, वो आपको देती है। एक होती है बुकिश स्मार्टनेस जो आपके पास आती है किताबें पढ़ के, एक आपका होता है कि आप किस चीज़ को कितने पर्सपेक्टिव से, कितने एंगल से देखते हो, कितनी शार्प तरीके से देखते हो। अब यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट ऐड किया है वो किया है नॉलेज का। देखो, नॉलेज आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बहुत आसान, बहुत बेहतर, बहुत ट्रस्टवर्दी कर देती है। जैसे एक टाइम पे सुना था कि जो पिज्ज़ा हट का जो शेफ है, ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक अ पिज्ज़ा,
बट ही डोंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस। उसके लिए बहुत अलग डायनेमिक है, क्योंकि एक काम करने वाला बंदा किसी से काम करवाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। आपके वालिद साहब की भी ऐसी आदत बन गई है, सारे काम जब तक वो खुद नहीं करते तब तक उनको तसल्ली नहीं आता कि काम की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। जो पुराने लोग होते हैं वो हर काम अपने हाथ से करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार मैं यहां पर क्या हो गया, मैं इस काम को नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर काम क्या हो, मेरी तरीके से हो, मैं किसी को काम दे नहीं सकता। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? सिर्फ ये रिस्क नहीं लेना कि आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये रिस्क लेना कि सामने वाले से, जब आप सामने वाले से काम कर, अब देखो आप जब किसी जगह के न्यू एम्प्लॉय होगे तो क्या मैं बीइंग अ ओनर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा बिना गलती के काम नहीं होगा? मेरे जहन में तो ये बात होगी ना कि भाई गलती भी होगी, उस गलती का नुकसान किसको होगा? यानी कहने का मकसद है जब तक मैं अपने एम्प्लॉय को काम नहीं सिखा देता, उस वक्त के जो लॉसेस का रिस्क है, उस वक्त की जो गलतियों का रिस्क है, वो भी तो मुझे ही लेना है ना। ये रिस्क कौन देखेगा? हम सिर्फ देखते हैं इन्वेस्टमेंट का रिस्क, हम ये रिस्क तो देखते ही नहीं है। क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करके भेजना है, कस्टमर फीडबैक को कैसे यूजफुल बनाना है, इसका तो हम देखते ही नहीं है। यार यहाँ पर ये एडमिन में जो भी है ये बंद हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक आप समझ आ गए कि भाई नॉलेज हमें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से, जिनको मिला के हम अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी मकसद से, अब मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड मकसद है या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड मकसद है, मैं क्या करूँगा, इन रिसोर्सेज को, इन फैक्टर्स को जोड़ के मैं काम करूँ। कम ज़्यादा हर किसी का अपना है कि भाई यहाँ मुझे 3 लेबर से मेरा काम हो रहा तो अब मैं 15 लेबर क्यों रखूँ, यहाँ मुझे 10 लाख रुपए से काम हो जाता है तो मैं 1 करोड़ रुपए का बजट क्यों रखूँ। तो ये तमाम चीज़ें फिर आप डिसाइड करते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप किन किन सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर किसी बच्चे को अभी तक जो हमने पढ़ा, कोई सवाल? जी मेरा बेटा, देखो कैपिटल के अंदर, अगर कैपिटल को आप अकाउंटिंग की सूरत में देखोगे तो कैश जो हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसको कैपिटल कहा जाता है। द अमाउंट वी इन्वेस्ट, एनीथिंग वी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स तो हम कहते हैं कैश इज नॉट अ कैपिटल, कैश इज द रीजन टू बाय एनीथिंग, and when we bought something and we invested that amount into the that particular asset या फिर कोई मशीनरी into the business through which we can generate more products, वो कहलाता है कैपिटल। तो बच्चों का थोड़ा सा ये होता है कि यार इकोनॉमिक्स के अंदर इसको अलग कहते हैं, तो ये एक फ़र्क है जो कि हमें। और किसी का कोई सवाल? नॉलेज रिपीट कर दूं। नॉलेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टीट्यूट या एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आई मस्ट बी अ टीचर, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट ही जान सकता है कि उस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या जिसे कहना चाहिए फ़ायदे हैं। विदाउट द नॉलेज आई कैन नॉट स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर अब नॉलेज बेस ही काम है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा ओनर इतनी नॉलेज रख ले। देखो अक्सर होता यह है, देखो एग्जाम्पल दे के बात समझा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल जो मैंने देखी है, जो हेड है किसी भी इदारे का, अगर वो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से है तो उसका कोई भी एजुकेशन सेक्टर उस तरह से फ्रूटफुल नहीं हुआ जिस तरह से उस इदारे का फ्रूटफुल हुआ है जो खुद एजुकेशन में इन्वॉल्व है। क्योंकि देखो बच्चों को समझना बहुत ही अलग चीज़ है, यानी जो चीज़ एग्जैक्टली कस्टमर रिलेटेड है। एक ओनर अगर खुद आके बैठ जाए, बड़ी कंपनी, वो कहते हैं कि भाई मुझे समझ ही नहीं है इस चीज़ की। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं
क्या ये कर सकता हूं कि मैं अपना डिस्पेंसरी खोल लूं? कि मैं एक काम करता हूं, एक जगह लेता हूं और जगह लेके है ना मैं अपने अंडर रख लेता हूं डॉक्टर्स, ठीक है? तो अब ये है कि ज़्यादा बेहतर किसका चलेगा? अब वो होगा क्या कि भाई वो सोचेगा कि भाई यार ये क्या आप तो कमा के ही नहीं दे रहे। वो बोलेगा भाई कमाना भी है और बाद में पेशेंट्स को भी है। वो बोले भाई हर बात पे ड्रिप चढ़वाओ भाई इसे, इसके बिल बनाओ ताकि ये हमारे पास थोड़ा। वो बोलेगा भाई ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहने का सिंपल सा मकसद ये है कि नॉलेज जब आपको किसी चीज़ की होती है, अब मिसाल के तौर पे आप ऑडिट पढ़ रहे हो, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कल जाके आपने इतनी नॉलेज ले ली फर्म के प्लेटफॉर्म से कि आप अपनी फर्म भी खोल सकते हो, आप अपना एक ऐसा बिजनेस खोल सकते हो जिसके थ्रू आप अकाउंटेंसी सर्विस दे सको, आप इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दे सको, आप टैक्स की सर्विसेज दे सको। क्या वो नॉलेज लिए बगैर क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या एक लॉयर अपनी लॉयर की पढ़ाई किए बगैर क्या लॉयर का काम या वो जो एसोसिएशन है क्या वो ओपन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्या आप मेरी बात समझ आ गई? जी मोहसिन पूछें। हाँ भाई पूछें। अभी हमारे पास 10 मिनट है या और टाइम है? आगे बढ़ जाएं? है स्टेक होल्डर शुरू कर सकते हैं हम, या आप लोगों के सवाल हैं तो मैं उसको पहले ले लूँ? जी मेरे बच्चे, इंटरप्राइज का मतलब ये समझो कि वो सलाहियत जिससे हम कारोबार कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सलाहियतें नहीं है, वो सलाहियतें क्या होती हैं? क्या कारोबार करना आपको कोई सिखा सकता है या कारोबार करना आपको पहले से आएगा? आसान कर लेते हैं। कारोबार मीन्स पीपल्स मैनेजमेंट एंड टेकिंग रिस्क। आज आप खुद से कोई कारोबार कर सकते हो? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। अगर कोई एडमिन में है तो काइंडली आ जाए। यहां पर लैपटॉप एक बंद हो गया। हाँ जी, आपसे सवाल है, काइंडली जवाब जल्दी दे दें। कौन सा? जॉब कारोबार नहीं होता। शॉप का? किस तरह की शॉप का? कपड़े का काम कर सकते हो तो वो कपड़े के काम की नॉलेज है ना, कपड़ों की नॉलेज है आपको, कपड़ों के कारोबार में आप रिस्क ले सकते हो। आपको पता है कि किस तरह से कस्टमर्स को हैंडल करना है, किस तरह से सप्लायर से बात करनी है, कहाँ से परचेज की जाएगी। यानी यू कैन टेक द रिस्क टू स्टार्ट योर बिजनेस और टू ऑपरेट योर बिजनेस। वो नॉलेज है आपको। अगर नहीं है तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न दो स्किल्स और नॉट। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि ऊपर से जा रही है? कोई अगर बात ऐसा लगे कि नहीं सर आपकी बात समझ नहीं आ रही तो यू कैन से कि सर आप वापस से रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। तो इसमें कोई वो डरने की या कोई ऐसी बात नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि कोई भी बच्चा जब क्लास से जाए तो उसके पास से कोई सवाल ना हो, सब चीज़ें क्लियर हो। तो सलाहियत जिसे कहते हैं ना, कारोबार चलाने की जो सलाहियत है वो आपके अंदर 80% इनबिल्ड होती हैं। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यार मैं अपना कारोबार नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं शायद उस एपेटाइट का, मेरे से यार पूरा दिन रिस्क नहीं लिया जाता। मतलब एक होता है कि मैं चाहता हूँ सुबह 9 बजे जाऊँ और 5 बजे आ जाऊँ, फिर इसके बाद मैं मेरे बिजनेस जहाँ पर मैं काम करता हूँ उसके पास क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, मैं सब टेंशन नहीं लेना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सुबह जाऊँ अपना काम करूँ, शाम में आऊँ, महीने के एंड में मुझे पैसे मिल जाएं। मैं 24/7 टेंशन में नहीं रहना चाहता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब नहीं कर सकते। तो जॉब क्यों नहीं कर सकते? कोई जॉब करना बुरी बात है? नहीं यार, नेचर में नहीं है हमारे। इतना सा अपना काम करेंगे लेकिन अपना काम करेंगे, तो वो वाला हिसाब है।
अब इसमें अब लोग कहते हैं कि सर, लोग अक्सर टीचर से सवाल करते हैं कि सर आपने फला क्वालिफिकेशन ले ली और फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमें हटा दो तो तुम किससे पढ़ोगे? अगर ACCA या CA करने वाले टीचर, अगर वो जो लोग हैं वो टीचिंग को छोड़ ही दें तो फिर तुम्हें कौन पढ़ाएगा? जमादार? तुम्हें पढ़ाने वाला भी तो कोई ACCA CA चाहिए ना। इंटरमीडिएट मैट्रिक्स वाले से पढ़ोगे क्या? नहीं ना। और वो ज़्यादा बेहतर कौन होगा? जिसने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है, जो तुम्हें बता सकता है भाई फॉर्म में ये होता है, ये होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लेवर चेंज है, यहाँ पर आपके पास बातें चेंज है, यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करवानी, यहाँ आपको आपकी प्रैक्टिकल वर्ड के साथ आपको प्रिपेयर करना है कि देखो भाई वहाँ ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी काम होता है। स्कूल में इस तरह से आपको आउटरीच एग्जाम्पल्स नहीं दी जाती थी क्योंकि आपकी नीड नहीं थी। यहाँ पर आपकी नीड है क्योंकि आपको आगे जाके आप, हाँ हमारे टीचर ने क्लास में इस तरह की एग्जाम्पल दी थी कि हाँ ये ऐसा होता है। तो ये सारी बात। आगे बढ़ जाए बेटा जी। लेबर नहीं समझ आया बेटा? लेबर में क्या समझ नहीं आया बेटे को? रिपीट कर दो। कोई भी कारोबार, कोई भी इदारा बिना मजदूर के चलता है, उसी को लेबर कहते हैं ना। लेबर को क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। अब मैं भी तो यहाँ पर एक लेबर हूँ ना। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो लेबर है। हाँ, हमारी डेजिग्नेशन ने हमें क्या कह दिया है कि हम टीचर हैं, कोई एडमिन है, कोई फाइनेंस है, कोई मार्केटिंग है, लेकिन इस इदारे के लिए तो हम सब एक जेनेरिक टर्म में क्या है? लेबर ही है ना। ऐसा ही है ना बेटा। अब क्या इसमें समझाऊं मेरे बच्चे को? कोई चीज़ एग्जाम्पल दे के समझाऊँ क्या और आसान हो जाए? क्या ये समझ गया मेरा बच्चा? समझ गया मेरा बेटा? और किसी का कोई? जी मेरा बेटा बोलो। ये जो लैंड है जी जमीन का टुकड़ा है या फिर सारी है? बेटा देखो, जितनी भी मिनरल, वो जितनी भी रिसोर्सेज ज़मीन से निकल रही वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज है। उसमें लैंड एक हिस्सा है। विदाउट लैंड तो कोई भी ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आ सकती ना। ये आ सकती है। ये जो आपने लैंड लिखा है, इसे जमीन को बता रहे हैं या फिर? नहीं, ये सिर्फ ज़मीन को डिफाइन कर रहा है। ये तमाम दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं डिफाइन कर रहा। लेकिन अगर यही चीज़ आप इको के अंदर देखो तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, वहाँ पर बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। ठीक है अयान, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं अभी स्टेक होल्डर पे शुरू नहीं किया तो मैं स्टेक होल्डर का जो आपका जवाब है थोड़ी देर बाद दे दूं? अच्छा जी, 1 मिनट दीजिए ज़रा, ये स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है स्टेक होल्डर। आज से पहले किसने ये वर्ड सुना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या मतलब है इसका? शाबाश, आप बताएं। सिर्फ ऑपरेशनल? बहुत अच्छी बात। आप बेटा? कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कौन होता है मेरे प्यारे बेटे? तो दोनों में क्या फ़र्क है? इंटरचेंजेबल होंगे। कभी दिल किया स्टेक होल्डर बन गए, कभी दिल किया शेयर होल्डर बोल दिया। आप बताएं। स्टेक होल्डर वो होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन पे। सही है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमें टैक्स चाहिए आपके रेवेन्यू से। ठीक है, सोसाइटी जो होती है वो बोलती है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाओ। ठीक है, गवर्नमेंट, सोसाइटी और ये क्या बोलते हैं आपको, लेबर होती है, आपके एम्प्लॉय होते हैं,
ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप बताएं। और अगर वो इन्वेस्टर्स ना हो, सिर्फ मैनेजमेंट का पार्ट हो, तो क्या वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे? तो वो स्टेक होल्डर नहीं कहलाएंगे। टेक इट इजी इफ आई एम आस्किंग यू अ काउंटर क्वेश्चन, डू नॉट गेट पैनिक यार। और कोई बताएगा? हाँ भाई, आप बताएं दोनों। खैर बुक के वर्ड थे ये तो, आप बता दें। हेलो, इन्होंने बोला, ठीक है। ऐसा तो ये भी बोल देता, वही जो इसने बोला, वही जो इसने बोला। सर कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। मेरे ख्याल से आप थक गई हैं क्लास लेके, या नींद कुछ ज़्यादा आ रही है यार। एक चीज़ ना मजाक में समझ लो, मेरे लिए शान शबाना बराबर है। शान और शबाना यानी जेंडर प्रायोरिटी मैं नहीं देता। बॉयज़ अगर सुनेंगे तो उसी तरीके से गर्ल्स भी सुनेंगी अगर वो गलत काम करेंगी, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि माँ, ना ना ना, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि लड़के जो होते हैं वो थोड़े जिगरे वाले होते हैं, वो दिल खोल होते हैं, ठीक है ना, उनको दिल पे नहीं लगती बातें। लड़कों से थोड़ा कंफर्टेबल हम ज़्यादा हैं। माशाल्लाह ज़ैनब ने जो पढ़ा था ना, वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। ज़ैनब बहुत अच्छे बेटा। ये गूगल से लिखा या फिर आपने ये खुद लिखा है? यार एडमिन में से किसी को बुला दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है आपने खुद लिखा है। मुझे लगता है आपने गूगल किया है। असल में ऑनलाइन वालों के पास गूगल खोलने का भी चांस होता है ना, तो ये बराबर में गूगल का टैब खोलते ठक कॉपी पेस्ट। मेरे को लगता है कैमरे खुलवाने पड़ेंगे इनसे हकीकत। जब तक ये हमारे पास स्क्रीन आती है तब तक हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई भी किसी के जवाब में कोई मसला नहीं था। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस में किन किन लोगों का इंटरेस्ट है। स्टेक का मतलब है इंटरेस्ट। वर्ड जो स्टेक है ना, उसका मतलब है इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है वो किन किन लोगों का है, उसके लिए हमने क्या किया, 3 कैटेगरी बना दी, 3 टाइप्स बना दी। एक टाइप को कहते हैं इंटरनल, एक को कहते हैं कनेक्टेड, एक को कहते हैं एक्सटर्नल। अब टाइप्स को टाइप्स में बात करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल बात कर लेते हैं। इस क्लास से किस किस का इंटरेस्ट जुड़ा है? टीचर का, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जुड़ा है ना, किसी ना किसी अंदाज में जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट का, देखो अगर इस क्लास से रिलेट इंटरेस्ट नहीं होता तो मैनेजमेंट इस तरह से फिक्र करके नहीं आती। यहाँ के ओनर्स का, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो कैंटीन है, क्या उसका इंटरेस्ट वैसा ही होगा जैसा इंटरेस्ट आपका है इस क्लास से? सोच समझ के बड़े तामुल से जवाब दिया करो। सवाल है कि क्या नीचे जो फोटोकॉपी वाला है या कैंटीन वाला है या गार्ड है, क्या उसका ताल्लुक यहाँ पर, उसका जो इंटरेस्ट है इस इदारे से और इस इदारे में होने वाले ऑपरेशन से, क्या उसका इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा एज कंपेयर टू यू गाइस? क्यों? वो बेनिफिटेड डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली है, वाया वाया है। यानी कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आईटीबी में सर ने क्या पढ़ाया, उसको भाई इस बात से फर्क पड़ रहा है कि बच्चे आए और इसके बाद से कैफेटेरिया से चीजें लें। वो तो क्या कहेगा कि पूरा दिन बच्चे यहीं बैठे रहे,
और टीचर क्या कहेगा कि भाई बच्चे क्लास में आ जाए। तो इंटरेस्ट हर बंदे का सेम नहीं होता। ये बात मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं, ये बात आप भी, क्या आप हर दोस्त को, खैर दोस्तों में तो, लड़कों की दोस्ती में तो या तो भाई होता है या फिर वो कुछ भी नहीं होता ना। हमारे यहाँ बेस्ट फ्रेंड, BFF ये सब नहीं होते। लड़कों की दोस्ती में या तो वो भाई है या वो फिर सलाम दुआ की हद तक है, हाँ यार इसको जानता हूँ, या तो जिगर है, ऐसा ही है, यस में या नो में। यानी कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट। तो इंटरेस्ट या तो किसी का बहुत ज़्यादा, अब मिसाल के तौर पे आज की दिन जितनी क्लासेस हो रही हैं उसमें से एक क्लास आखिर की 15-20 मिनट लेट ऑफ होती है, और आप में से किसी को किसी इवेंट में जाना है, किसी मजलिस में जाना है, किसी जगह पे जाना है, तो जिस जगह पे जाना है इस क्लास का इफेक्ट उस जगह पे आएगा, बहुत मिनिमम इफेक्ट आएगा। आपके पेरेंट्स, क्योंकि उनको लेने आना है आपको, उन पे आएगा सेकंड, आप लोगों पे आएगा। यानी किसी भी फैसले का जो भी इम्पैक्ट है वो सब पे, जैसे टैक्स बढ़ जाता है मुल्क में, या मुल्क में पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, तो उसका इफेक्ट हर इंडस्ट्री पे आता है, स्पेसिफिक पे आता है। अब मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट पे इतना % बढ़ गया, ड्यूटी बढ़ गई, तो क्या हर बिजनेस में इसका इफेक्ट आएगा? इनडायरेक्टली आएगा एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ना, लेकिन सेम लेवल ऑफ आएगा। तो यानी कहने का मकसद यह है कि हुकूमत के जो फैसले हैं या बिजनेस के जो फैसले हैं वो हर किसी पे सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करवाते। मैं अगर आपको डांटूं तो आप डायरेक्ट वो लोग होंगे जो उसका रिएक्शन ले रहे हो, लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे किसी की तो वो डायरेक्ट रिएक्ट। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर होता ये है कि लेट सपोज नीचे बाइक वगैरह खड़ी, बच्चों की छुट्टी होती है और रश जमा हो जाता है, तो इससे क्या किस किस को नुकसान है? नुकसान तो किसी को नहीं, लेकिन इलाके वाले हो सकता है डिस्टर्ब हो के, यार लड़के बहुत ज़्यादा शोरगुल, जैसे स्कूलों के बाद नहीं, बाहर वो खाने वाले आ जाते हैं, कुछ रेडियाँ लग जाती हैं, तो उससे रश हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो दूसरा आपने देखा होगा कि जो गुलशन की साइड से या फला साइड से वादराबाद, या वो क्या कहते हैं कि भाई ये रोड मत लेना, ये वाला रोड लेना, यहाँ स्कूलों की छुट्टियाँ, इफेक्ट कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को तो पड़ रहा है। तो क्या मेरे बच्चे स्टेक होल्डर का मतलब समझ गए? कोई आपको कोई मसला है मेरा बेटा? आप बेटा आपका नाम क्या है? हाशिम बेटा कोई मसला है? नहीं ना, आप ही से पूछ रहा, ये उंगली कहीं और नहीं जा रही है, आप ही पे पॉइंट हो रही है। तो हम यहाँ ये समझ गए, नो ये किस बात पे कहा? क्या समझ नहीं आया इस बात पे कहा या किसी और चीज़ पे कहा है? इजी एग्जाम्पल से मतलब मैंने अभी जो एग्जाम्पल दी वो मुश्किल थी, मतलब इससे ज़्यादा इजी एग्जाम्पल क्या दें? चलो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा और कोई एग्जाम्पल नहीं है। देखो सिंपल सी बात यह है, अब इसको थोड़ा एक और अंदाज में समझते हैं कि इस क्लास में देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहता है कि भाई आज से हम क्या करेंगे, हमारे ऑफिस का टाइम था 9 to 5, ठीक है। रमज़ान आने की वजह से हमने इसका टाइम कर दिया है 8 to 3, या फिर हम इसको ये कह दें कि भाई आज से हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम के प्रेशर की वजह से लेट सिटिंग करेंगे और वो क्या होगी 10 बजे तक हम यहाँ पर ऑफ लेंगे। अब मुझे बताओ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आएगा? एम्प्लॉयज़ पे आएगा, सब एम्प्लॉय पे आएगा जो रात तक रुक रहे हैं। क्या पूरी ऑफिस रुक रही है या एक डिपार्टमेंट रुक रहा है? फाइनेंस वाले आप लोग हो, आप लोगों को ऑडिट के टाइम पे रुकना पड़ता है,
तो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट रुक रहा होगा और बाकी सारा डिपार्टमेंट जा चुका होगा, तो गार्ड भी अपनी नॉर्मल हालत में आ चुका होगा, सारे लोग अपनी अपनी नॉर्मल हालतों में आ चुके होंगे क्योंकि उनका तो ऑफ हो गया, आपका नहीं हुआ। अब आपकी लेट सिटिंग की वजह से आपके और आपसे जो इफेक्ट करते हैं लोग, उन पे इफेक्ट आएगा, आपकी जो फैमिली है उनके प्लान्स में ऊपर नीचे आएगा। हो सकता है कि आप क्लासेस के लिए आना चाहो, आप नहीं आ सको। जब क्लासेस के लिए नहीं आओगे तो जाहिर सी बात है पढ़ाने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि आपने ऑनलाइन पढ़ लिया होगा। जब लेट घर जा रहे हो, स्टडीज़ पे इम्पैक्ट। यानी कि अगर मैं अपनी क्लास, अच्छा ये तो ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं अपनी क्लासेस का टाइम चेंज कर दूं तो उससे हो सकता है कि यार पहले हमारी क्लासेस होती थी, लेट सपोज एग्जांपल देते 12 बजे से शुरू होती थी, तो एक बच्चा आराम से उठता था, 10:30 बजे तक घर से निकलता था, 11:30 तक पहुंच जाता। अगर क्लास के टाइमिंग हो जाए 9:30 बजे, यानी बच्चे को अब अपने जल्द उसकी हर चीज़, क्या क्लास के जल्दी रखने का इफेक्ट किस किस पे कितना पड़ेगा? क्या सब पे एक ही तरीके का पड़ेगा? सबसे ज़्यादा आप पे, साथ साथ मैनेजमेंट पे, मुझ पे, फिर इसके बाद पेरेंट्स पे, फिर आपके भाई पे, मतलब सारी चीज़ों पे पड़ेगा। तो कहने का मकसद है स्टेक का मतलब आपके बिजनेस का कोई भी फैसला या कोई भी हरकत, उससे डायरेक्टली इफेक्ट कौन होता है। जैसे इसकी और माजरत, अगर ये हाथ को ऐसे फैला है तो इसके हाथ से डायरेक्टली इफेक्ट पहले कौन होगा? यही होगा ना। फिर कौन होगा? फिर वो शायद जो पीछे वो बैठा है उसका विजुअल क्लियर ना हो रहा हो। तो कहने का मकसद है वहाँ बैठने वाला बंदा इसके उस इम्पैक्ट से शायद इफेक्ट ना करे, लेकिन हाँ अगर इसके इफेक्ट से सर ने इसको डांटा तो उसके इफेक्ट से हमें शायद इम्पैक्ट पड़ जाए। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब मिसाल के तौर पे एक, जब आपने देखा होगा कभी कभार आप कोई गलती करते हो, मिस्टेक पकड़ी जाती है आपकी, फिर आप सच भी बोल रहे होते हो या आपने पहले जो काम किए होते हैं वो अगर अच्छी उससे भी किया होता है, उस पर भी आ जाता है डाउट, उस पर भी इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारी चलती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़ जाए बेटा, क्या यहाँ तक हमें क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से यहाँ पर हम अपना ऑफ करते हैं और कुछ सवालात आपके ले लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो दुनिया चली है, समझ लें कि अब आपका ये चैप्टर, जब हम ये स्टेक होल्डर ख़त्म करेंगे तो आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। देखें मैं आपको कहूँ, हमारी डेली 1.5 घंटे की 3 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें से 2 क्लासेस आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल गई है। और अब आपको क्या है क्या नहीं है वो एक, जो भी बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं की, देखें आपके पास अभी ऑफ आ रहे हैं, आपकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटी है उनको पहले प्रायोरिटी देने के बाद वो टाइम जिसमें आप कोई काम नहीं कर रहे, आप उसको प्लान आउट करें और उसको इफ़ेक्टिव बनाएं और उसमें अच्छे तरीके से अपनी वो मिसिंग एरिया को कवर करें जो आपको कवर करवाना है। देखें अभी आपका होमवर्क पहुंच गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तक, तो अब एक बच्चे ने अगर बुक का कोई भी मसला है, प्लीज़ सॉर्ट दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। फिक्स योर टाइम कि मुझे पढ़ना है। देखो आपका अभी का पढ़ना ना आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएगा। आपको क्लास के एटीट्यूड में आपके फ़र्क आएगा। जो बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा वो क्लास में टीचर से छुपता रहेगा, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो टीचर के सामने प्रेजेंट होता रहेगा। मैं बताऊं कॉन्फिडेंस, इंसान कहता है मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एक वजह है कि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट करती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर किसी बच्चे के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उसे चाहिए लैक ऑफ नॉलेज के एरिया को फिल करता रहे और अल्टीमेटली वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के एरिया को फिलअप कर देगा। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें ताकि मैं उसको केटर कर सकूं और हम फिर आज की क्लास को यहाँ पर ऑफ कर सकें। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़।
बताएं जी आयान। किसी का ऑनलाइन में कोई सवाल है या फेस टू फेस जो बच्चे बैठे हैं? जी मेरा बेटा। एक लाइन में बोल रहा हूं, एवरी शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, बट एवरी स्टेक होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर. Every owner of the company is the stakeholder, but not every stakeholder is the owner of the company. शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर ऑफ द कंपनी होता है. और वो ओनर कैसे बना है मेरे बेटे? शाबाश. एवरी इंडिविजुअल हु बॉट द शेयर ऑफ एनी कंपनी कैन बिकम अ शेयर होल्डर equals to stakeholder, but stakeholder is not equal to shareholder, क्योंकि स्टेक होल्डर में एक मैनेजर भी आ रहा है, एक एम्प्लॉय भी आ रहा है, एक गेट कीपर भी आ रहा है, एक कस्टमर भी आ रहा है, एक सप्लायर भी आ रहा है, एक गवर्नमेंट भी आ रही है, एक लोकल बॉडी भी आ रही है, सब आ रहे हैं. समझ आई मेरे बच्चे को बात? जी मेरा बेटा, यही था सर. स्टेक तो सब है ना, बिकॉज दे आर कनेक्ट. बेटा मैंने ये नहीं कहा कि स्टेक होल्डर कोई भी नहीं है. क्या मैंने कहा कि स्टेक होल्डर कोई कम? मैंने क्या कहा? स्टेक होल्डर तो सब है, लेकिन क्या बीकॉम में पढ़ने वाला बच्चा या इंटर में पढ़ने वाला बच्चा, उसको सीए में जो रेगुलेशंस चेंज हो रही हैं उसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इम्पैक्ट आ रहा होगा? तो वो तो स्टेक होल्डर ही नहीं हुआ ना. तो आपका जवाब तो ये ख़त्म हो गया कि हर कोई स्टेक होल्डर है. ज़रूरी तो नहीं, मैं वो चीज़ लेने ही नहीं जाता. अब एक बंदा है जो सिगरेट नहीं पीता, वो सिगरेट के रेट बड़े कम हो, उसका उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सर ऑटो मशीन को लेबर बोल सकते हैं क्या? ऑटो मशीन को लेबर बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बोला जा सकता. अस्तगफिरुल्लाह. और रोबोट क्या? आपने क्या रजनीकांत की मूवी देख के आए हो या टर्मिनेटर देख के आए हो? मतलब रोबोट बना लिए. वो अभी बीच में एक न्यूज़ चली, कोरिया में एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया, अल्लाह माफ़ करे. तो यहाँ तो रोबोट का ये तो शुक्र करो कोरिया में, कराची में आता तो उसको तो पत्थर मारते. तो बहुत ऐसा लगता है आपने रात में रजनीकांत की रोबोट फिल्म देखी है तो आपको लगा कि हर कोई. हाँ, और किसी का कोई सवाल आप में से? आज पूरी लाइन पढ़ो. यहाँ पर लिखा है ना डिफरेंट स्टेक होल्डर एट डिफरेंट स्टेक. आगे पढ़ो. यार बात सारी है कि मैं हर स्टेक होल्डर को क्या सेम लेवल ऑफ अफेक्शन, इंटरेस्ट और तरीके से बात कर सकता हूँ? मतलब मैं आप लोगों को जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से जिस तरह से बात कर रहा हूँ, क्या मैं हर किसी से इस तरह से बात करूँगा? नहीं भाई, मेरा आपसे इस तरह से बात करने का एक पर्पज़ है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, वरना थोड़ी कोई इतना बात करते हैं. हर हाथ मिलाने वाला दोस्त है कि आप हर किसी को आप अपनी लाइफ में देख लो कि आप सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस हर बंदे को देते हो? नहीं देते ना. ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है उसकी अहमियत बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा है. तो एक गेट कीपर नौकरी छोड़ रहा है और एक सीईओ या सीएफओ या सीओओ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ फाइनेंस नौकरी छोड़ रहा है, तो ज़्यादा इफेक्ट किससे होगा? गेट कीपर के जाने से. ऑब्वियस सी बात है ना. बस माइंड में आया. ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं. माइंड में आया चीज़ें बोल दिया करो. थोड़ा क्लास को तफरीएबल बनाने के लिए हम इस तरह की बातें कर लेते हैं. जी भाई बोलो. तभी तो एक टाइप्स बनी ना मेरा बेटा. ये क्लास में जो भी बैठा है वो इंटरनल स्टेक होल्डर है. इस इदारे में जो भी बैठा है वो इंटरनल स्टेक होल्डर है. जो इस इदारे के बाहर है वो एक्सटर्नल है.
और जो आपके पेरेंट्स हैं वो एक्सटर्नल भी हैं, वो कनेक्टेड, वो इंटरनल भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टेड। अब कोई बच्चा, कोई आपने अक्सर देखा होगा आपके पेरेंट्स में से किसी दुकान पे बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है और वो जो बंदा है वो आपके पेरेंट्स की बड़ी अच्छी रिगार्ड करता है, तो अगर आपके पेरेंट्स का कोई मशवरा जाता है, यार सर इसको ऐसे नहीं ऐसे रख लो, तो वो क्या कहता है? हाजी साहब ने बोला। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स में की कस्टमर बन चुका है। अब उसका जो मशवरा है वो कोई आम मशवरा नहीं है जो एक दो दिन आया बंदा, उसका मशवरा फिर प्रोलॉन्ग मशवरा कि यार वो काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो ये चीज़ है, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और कोई सवाल? जी, लैंडर्स, पैसे देने वाले जितने भी लोग हैं वो एक्सटर्नल है ना, लेकिन वो कनेक्टेड बन जाते हैं। देखो ना भाई, आप बैंक हो, आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो, लेकिन जब आप मुझे पैसे दोगे, मुझे उधार दोगे, अब आप कनेक्टेड बन गए। अब आप मेरी हर नकलो हरकत पे देखते रहोगे। अब आप पहले एक्सटर्नल थे, अब आप इंटरनल बन गए। जब आप पास आउट करके चले जाओगे तो आप कनेक्टेड हो जाओगे मेरे लिए। पहले आप क्या थे? एक्सटर्नल। ओरिएंटेशन से पहले आप एक्सटर्नल स्टूडेंट थे, क्लास में आने के बाद इंटरनल बन गए, पास होने के बाद कनेक्टेड बन जाओगे। बात हुई नहीं हुई। और जी मेरा बेटा, ऑब्वियसली ओनर तो इंटरनल है ना, ओनर मेरे बेटे इंटरनल है। मैंने अगर मैं समझ लो सर ARM इज द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, क्या वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर? तो शेयर होल्डर भी क्या हुआ? ओनर है ना जी। की कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट नहीं हो सकती। और जी मेरा बेटा, आपने भी कनेक्टेड स्टेक होल्डर मुझसे पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो उसके सवाल आ कैसे रहे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक चीज़ पढ़ी नहीं है, उसके सवाल कैसे आ सकते हैं? तो थोड़ा रब सबर कर जाओ। आज की क्लास से रिलेट कोई सवाल है तो बता दो भाई। आप पूछ रहे हो आने वाली क्लास से रिलेट के सवाल, ये कनेक्टेड कौन है, वो तो बता देंगे जब पढ़ेंगे। अभी कितने पेजेस आपके रहते हैं? 3-3.5 पेजेस रहते हैं आपके, या 4 पेजेस रहते हैं आपके? और 4 पेजेस अभी तक पढ़े नहीं, 4 पेजेस के सवाल कैसे भी ले लूँगा? सवाल आया, हम शेयर होल्डर को स्टेक होल्डर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमने अभी एक लाइन बोली थी ना कि एवरी शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर बट नॉट एवरी स्टेक होल्डर इज अ शेयर होल्डर। ओके हो गया? चले जी, यहाँ तक क्लास को इख्तिताम करते हैं।